आज हम ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमने ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट की सीरीज़ में डिफरेंट पॉल्यूशन डिस्कस किए, जिसमें एयर पॉल्यूशन हमने टिल डेट अपडेट कंसेप्ट में कवर किया। हमने वाटर पॉल्यूशन अपने अब तक के 5 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में कवर किया है। सभी हैवी मेटल से होने वाली डिजीजेस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस किए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स रहे, जिसका आज फाइनल डे है। आज फाइनल शोडाउन होगा इस वाटर पॉल्यूशन की सीरीज़ का। इसमें हम आज डिटेल में यूट्रोफिकेशन कराएंगे। पहले बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन आज एक्सक्लूसिव यूट्रोफिकेशन टारगेट होगी। इसमें हम वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को ख़त्म करेंगे, जिसके तहत ये टिल डेट अपडेट की थ्योरी के हिसाब से फिर हमारा लेक्चर वाइंड अप होगा। और इसमें हम बहुत ही खूबसूरती से सॉल्यूशन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन आपको देंगे, जबकि हम हर लेक्चर में सॉल्यूशन साथ में देके चलते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हमने बहुत डिटेल में सॉल्यूशन दिए हैं, लेकिन आज भी हम सॉल्यूशन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन दे करके चलेंगे। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होगा। ये सारी चीज़ें हम बीच बीच में 20-20, 30-30 मिनट के चंक में उठा करके चलेंगे। ओके, सो एंजॉय द लेक्चर। आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द यूट्रोफिकेशन। देखिए, जब हम बात यूट्रोफिकेशन की करते हैं तो उसमें बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये एक तरह का न्यूट्रिएंट लेवल है, यानी कि न्यूट्रिशन लेवल को हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। जब हम बात न्यूट्रिशन लेवल की करते हैं तो मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, किसी भी लाइफ फॉर्म को सर्वाइव करने के लिए कई तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिएंट्स मोस्टली मिनरल्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मिनरल्स का मेन काम होता है आपकी बॉडी में जो भी विटामिन्स जाते हैं, जो भी ग्लूकोज बनता है, जो भी फैट प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको एब्जॉर्ब कराना। इसलिए मिनरल्स शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, अब ऐसे में अगर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलने शुरू हो जाएं तो नेचुरली उनकी एंजाइम मेकिंग प्रोसेस, उनके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त होती है, विकास बहुत अच्छा होता है। खेती बाड़ी आप जब करते हैं तो 3 न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़रूरी हैं, और तीनों की तीनों मिनरल फर्टिलाइज़र से कंट्रीब्यूट होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे फॉस्फोरस है, चाहे पोटेशियम है, क्योंकि पौधे को इसकी आवश्यकता है। ऐसे में जब हम यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं तो ये न्यूट्रिशन लेवल का एक स्टेज है, जैसे कि 3 स्टेजेस में हम इसको मानते हैं। अगर लो लेवल पर न्यूट्रिशन अवेलेबल है तो उसे हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक। क्या कहते हैं? ओलिगोट्रॉफिक। ओके, अगर आपके पास मॉडरेट लेवल पर न्यूट्रिशन अवेलेबल है, इट इज मेसोट्रॉफिक। और अगर आपके पास बहुत हाई लेवल पर न्यूट्रिशन अवेलेबल है, इट इज यूट्रॉफिक। और यहीं से आता है वर्ड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, तो इट्स यूट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक एंड ओलिगोट्रॉफिक। इस तरह से एक कंसेप्ट काम करता है। आज के लेक्चर में हम जब यूट्रोफिकेशन की बात करेंगे तो हम टारगेट किसको करेंगे? हमारे सामने बात वाटर बॉडीज़ की होगी, हम बात न्यूट्रिशन की वाटर बॉडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर मेनली टारगेट किसको करेंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करेंगे, और इनके साथ हमारे पास मैक्रोफाइटस होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन्स एंड मैक्रोफाइटस का जिक्र होगा। इसमें जब हम बात न्यूट्रिएंट्स की करेंगे तो हम बात नाइट्रोजन की और फॉस्फेट की करेंगे। और याद रखिएगा, जब मैं फॉस्फेट की बात करूंगा, एक करंट अफेयर का और टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। फॉस्फेट एक मिनेस बना हुआ है, हम डिस्कशन में लेकर के आएंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट का जिक्र होगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात होगी, हर चीज़ को चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी आप कुछ इलाकों से गुजरते हैं, उनमें आपको कोई लेक या पॉन्ड नज़र आता है, कुछ नदियों में भी ऐसा होता है, और समुद्र के किनारे में, तो कोस्टल एरिया में, लेक या पॉन्ड में, रिवर या स्मॉल स्ट्रीम्स में आपको नज़र आएगा ग्रीन वाटर बेड बना होगा। पूरे पानी पे हरे रंग की चादर बिछी रहेगी। इससे क्या होता है, ये कैसे चादर बन जाती है? देखिए, एक खास तरह के प्लांट की तरह बिहेव करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्गे। वेजिटेशन की तरह बिहेव करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनमोल, इन्हें हम कहते हैं एल्गे। एल्गे को क्या चाहिए? वेजिटेशन की तरह बिहेव कर रहा है ना,
तो इसको अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, किस चीज़ का विकास क्या कैसे चाहिए। किसी भी वेजिटेटिव चीज़ को जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें ज़रूरत है सनलाइट की। पहली चीज़ उनको ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरी चीज़ उनको ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की। इसमें से कुछ भी इंक्रीज करोगे आप तो उनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। और हम बड़े लेवल पर इसमें से क्या इंक्रीज करेंगे, न्यूट्रिएंट्स। तो एल्गे बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एल्गे ब्लूम। क्या होगा, ब्लूम। तो एल्गे यानी कि एल्गल ब्लूम, इस परिस्थिति को कहते हैं एल्गल ब्लूम। पूरा सरफेस लेक का, पॉन्ड का, रिवर का, कोस्टल एरिया का पूरी हरी चादर से सना हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट बढ़ गया था। बात सारी ये आती है न्यूट्रिएंट कैसे बढ़ गया था और ये चीज़ किस किस ने कंट्रीब्यूट की। तो शुरुआत करते हैं। देखिए मॉडर्न वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमारा टारगेट ये रहता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के थ्रू, वो बीज जो बहुत अधिक पैदावार करते हैं, उनके थ्रू हम बढ़ती हुई आबादी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा कर पाएँ। और इसके लिए हमें उसको बहुत बड़े लेवल पर ग्रो करने के लिए बहुत ही फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। रिपीटेडली उसी सॉइल में हम साल दर साल खेती कर रहे हैं और हर साल 3-3 फसलें ले रहे हैं। सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पावर ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो हम उसे सपोर्ट करते हैं बाहर से फर्टिलाइज़र्स डाल करके, जिन्हें हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स या फिर मैं कहता हूँ मिनरल फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। जब हम ये मिनरल फर्टिलाइज़र्स के डोजेस खेतों को देते हैं तो इनमें हम नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस NPK इस वे में लिख देते हैं, NPK, ओके, ये हम कंट्रीब्यूट करते हैं बड़े लेवल पर। अब खेतों में जब हम ये सारे के सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, पौधों की एक टेंडेंसी है कि वो पूरे फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, सॉइल में वो बने रह जाते हैं। ऐसे में जब वर्षा होती है और वर्षा के माध्यम से उस मिट्टी के कणों में दबे हुए वो फर्टिलाइजर्स के साथ, जब सॉइल की खुद की नेचुरल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, अब ख़त्म हो गई है, जितना मिनरल एब्जॉर्ब करना था कर लिया है, ऐसे में पानी के साथ वो घुलेंगे और पानी के साथ घुल करके वो रन ऑफ बन के, सरफेस रन ऑफ बन के नियर बाय एरिया में जो भी लेक अवेलेबल है उसमें जा करके वो नाइट्रोजन, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बात जब करेंगे तो दो चीज़ों की इंपॉर्टेंट बात होगी, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट। नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों जा करके वहाँ पर जमा हो जाएंगे। वहाँ पर एक बॉडी एग्जिस्ट कर रही है और वो बॉडी कौन सी है, एल्गे। एल्गे इस न्यूट्रिएंट को अपने पास लेंगे, सनलाइट अवेलेबल है और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है जो कि डिजॉल्व है, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, उसके माध्यम से उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगेगी। तो जो लेक का पानी है, उस लेक के पानी के ऊपर पूरी तरह से एक ब्लैंकेट, एक कवर आ जाएगा, किस चीज़ का, एल्गे का। अब जब ये एल्गे का ब्लैंकेट पूरा का पूरा कवर हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सन है और ये सन से सनलाइट जाती है वाटर बॉडी में, तो यहाँ पर मछलियाँ सरवाइव कर पाती हैं। आप बना लेना मछली, मुझे ऐसी ही आती है, सुना है मैंने, ये मछली का मुंह होता है। तो मछलियाँ सरवाइव करती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। अदर बॉडीज़ जो मरीन बॉडीज़ हैं, ऑयस्टर्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, मलस्क हैं, इन सबको, मलस्क है, क्रस्टेशियंस होते हैं, ऑयस्टर्स हैं, फिशेज़ हैं, ये सारे सनलाइट में एग्जिस्ट करते हैं। सनलाइट नहीं जा रही, ये डेड हो जाएगी, डेड होकर के ये सरफेस पे आके गिर जाएगी, पुट्ठी हो गए, उल्टी हो के, देखा उल्टी हो गया, मरी ना, पहले उधर मुंह था अब इधर मुंह हो गया, तो ये नीचे आकर के गिर जाएगी, मर जाएगी। इस मरी हुई को बाद में संभालेंगे, याद रखना मरी हुई है, इसको छोड़ो। इसकी वजह से जानवर मरने शुरू हो गए और मर करके जानवर, जैसे ये जो अजीब सा केकड़ा है ये भी मर गया, सारे मर के गिर रहे हैं। ऐसे में शहर हमेशा पानी में एक चीज़ रहती है, इसको कहते हैं बैक्टीरिया। जानती हो बैक्टीरिया क्या करता है, इसके सामने जब कोई केकड़ा मरा हुआ पड़ा है ना, ये आ करके ऐसे उसे घेरा डाल देते हैं। पहले तो उसके शरीर को खोल डालते हैं, यानी कि डिफॉर्मेशन कर देते हैं शरीर की, फिर उसके अंदर के जितने भी केमिकल हैं उनको पूरा तोड़ डालते हैं, बदल डालते हैं इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जानती हो डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया कैसे कर पाएगा, आपके और मेरे जैसा जीव है वो। बैक्टीरिया आपके मेरा नहीं है, मतलब बदल देना है, बैक्टीरिया अलग चीज़ है, हम अलग चीज़ हैं, मतलब आपके मेरी तरह जैसी ज़रूरतें उसकी भी कुछ ऐसी हैं।
वो भी खाना खाने के लिए सांस चाहिए। मैं आपकी सांस बंद करूं, आप खाना नहीं खा पाओगे, जानती हो क्यों? खाने को जलाना होता है, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी डाइजेशन वी नीड ऑक्सीजन। तो खाना जब तोड़ा जा रहा है, चेंज किया जाता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज की जा रही है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी बैक्टीरिया को फॉर द पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन। इसकी वजह से जितना ज़्यादा भोजन लेग के बॉटम में होगा, उतने ज़्यादा बैक्टीरिया को वो भोजन तोड़ना है। पहला तो बैक्टीरिया को भोजन मिला तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो गई, रातों रात बढ़ गए, बहुत सारे हो गए। दूसरा, जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ गए उतने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ठीक है, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बाया नंबर बढ़ी, उतने ज़्यादा उन लोगों ने जानवर तोड़े। डिकम्पोजिशन के लिए और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन ही सुखा देते हैं, पूरा ऑक्सीजन को खा जाते हैं। और इस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। इसको हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। और एनॉक्सिया नाम की प्रॉब्लम का मतलब यह है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है किसी भी वाटर बॉडी में। कम ऑक्सीजन वाली जो वाटर बॉडी जन्मी है, इस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सियल लेक्स, हाइपोक्सियल बॉन्ड घातक होते हैं। अगर एमसीक्यू ऐसे आ जाए तो सन्ना न जाना कि हाइपोक्सियल कौन से थे, ये नहीं बताया। ओके, ऑक्सीजन घट रही है, ये एनॉक्सिया है। ऑक्सीजन घट चुकी वाली परिस्थिति में खड़ी लेक हाइपोक्सियल है, ये हाइपोक्सियल कंडीशन है। ओके, कम हो जाना। ओके, हाइपरलेनिमा, इस तरह की भी वर्ड अभी हम यूज करेंगे, यानी कि वो पानी जो लेक के, समुद्र के, पॉन्ड के एकदम डीप रीजन में, जहां पे बैक्टीरिया ने डिकम्पोजिशन कर करके ऑक्सीजन बिल्कुल रिड्यूस कर रखा है, तो बहुत ही रिड्यूस्ड कंडीशन वाला पानी हाइपोलेनिमिया। उस एरिया में पता लगता है जाकर के कि इस समय लेक की, पॉन्ड की और समुद्र की कंडीशन क्या चल रही है, और ये किसकी वजह से हुई? वाया ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। ये नोटिस किया? ओके, क्लियर। सबसे पहला हमें ये क्लियर हुआ कि यूट्रोफिकेशन से बड़े लेवल पर ऑक्सीजन कम हो जाता है पानी में। यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम हुआ तो सनलाइट कम हो गई पानी में। सनलाइट के कम होने से ही जानवर मर रहे थे, अब ऑक्सीजन के कम होने से भी मर रहे हैं। डबल नुकसान, मरा तो मरीन लाइफ मरनी शुरू हो जाएगी। क्लियर बात? मर मर के सारे नीचे किसी न किसी डेब्रिस की फॉर्म में इकट्ठे होते चले जाएंगे। एक समय के बाद जो एल्गे ब्लूम हुए थे, इनकी भी एक लाइफ साइकिल है। ये भी मर मर के कहाँ आएंगे? नीचे। तो ये भी मर के किधर जमा होने लग जाएंगे? बॉटम पे, यहाँ पे। इन्हें डिकम्पोज करने के लिए भी बैक्टीरिया को आना है, उनके डिकम्पोजिशन के लिए और ऑक्सीजन खत्म होगा। धीरे धीरे लेक का, पॉन्ड का बॉटम इस डेट्रिटस के साथ फिल होने लगेगा। ये डेट्रिटस फिल होने लगेगा, लेक की डेप्थ शैलो होने लगेगी, जीव जंतु उसमें जिंदा रह नहीं पाएंगे। लेक का जो एल्गल ब्लूम वाला सरफेस है, उसमें जितने भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो ट्रैप होने लग जाएंगे। धीरे धीरे उसके ऊपर अजीब सी सॉइल की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। धीरे धीरे उसमें अजीब सी वीड और ग्रासेस निकल आएंगी। इसको कहते हैं लेक का बूढ़ा हो जाना, एजिंग ऑफ द लेक। तो आपसे कोई पूछे कि एजिंग ऑफ द लेक किस प्रोसेस से होती है? यूट्रोफिकेशन। लेक कैसे बूढ़ी होती है? यूट्रोफिकेशन। हमने जवान और जिंदा झील अभी मार के दिखाई ना, कैसे मरी, बुढ़ा गई बेचारी, एजिंग हो गई इसकी। तो एजिंग ऑफ द लेक हो जाता है भैया यूट्रोफिकेशन से। जानवर भी मर गए, डेट्रिटस भी जमा हो गया, सब नुकसान हो गया, ऑक्सीजन भी चला गया। और क्या घातक परिणाम निकल सकते हैं इसके शहर? अब तो नए नए शोध निकल करके आ रहे हैं। वो शोध क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ रही हैं यूट्रोफिकेशन से। जानती हो कैसे बढ़ रही हैं? मैं बताता हूँ। देखो, बड़े पैमाने पर ये जो एल्गे थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर करके ग्रो कर रहे थे। जितनी भी फिशेस मर रही थी उन्होंने भी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया हुआ था।
अब ये सारे मर करके बॉटम पे जाके जमा हो गए। इनके जमा होने की वजह से बैक्टीरिया ने इनको डिकम्पोज किया। उस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में बैक्टीरिया ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदल दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इनके अंदर घुसी पड़ी थी, कार्बन किस में बदल दी गई है? मीथेन। और मीथेन जान लेना शहर, कार्बन से 34 टाइम ज़्यादा घातक है एज ए ग्रीन हाउस गैस। तो अगर एमसीक्यू आता है कि यूट्रोफिकेशन से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, क्या बढ़ रही हैं? कौन सी बढ़ रही है? मीथेन बढ़ रही है। 34 टाइम ज़्यादा डेडलीस्ट है। और जिस स्तर पर यूट्रोफिकेशन हो रहा है आज, अगर इसी लेवल पर यूट्रोफिकेशन होता रहा तो ऐसा कहा जाता है कि 30 से 90% तक मीथेन इस टाइम से ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो जाएगी वाया यूट्रोफिकेशन। जितनी आज मीथेन एग्जिस्ट कर रही है, 30 से 90% ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीमेंट का कारण होगा यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन केवल जीव जंतुओं से पानी नहीं छीन रहे, केवल उस पर निर्भर होने वाले मछुआरों से मछली नहीं छीन रहे। यह आने वाले समय में आपके द्वारा जो कार्बन एमिशन कम किया जा रहा है, उसके तहत जो आप अरबों रुपए का खर्चा कर रहे हैं क्लीन टेक्नोलॉजी और बाकी प्रोसीजर में, उसको भी न्यूट्रल कर रहा है, क्योंकि उधर से मीथेन बढ़ रहा है। इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत लार्जर एस्पेक्ट में देखने वाली बात है, छोटी बड़ी बात नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो कुल मिलाकर के हमें यूट्रोफिकेशन का मुद्दा क्लियर हो गया है। यूट्रोफिकेशन क्या क्या किस सेंस में करता है वो अभी समझते हैं। आओ समझते हैं कैसे काम करता है। देखो, जब हम यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं, मछलियाँ तो मर ही गई, मीथेन तो पैदा हो ही गई, ये सारी चीज़ें तो देखी, और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे वाटर बॉडी मार्श लैंड में, और मार्श लैंड फिर वेस्ट लैंड में, और वेस्ट लैंड फिर खेती बाड़ी में बदल जाता है। जगह ही खत्म हो जाती है लेक की। आने वाले समय में आप चाह करके भी वहाँ पर वाटर बॉडी क्रिएट नहीं कर सकते। तो स्पेस खत्म हो रहा है वाटर बॉडीज़ का, ये बड़ी बात है। ये तीसरी चीज़ थी। चौथा, बहुत सारी इन्वेसिव स्पीसीज वहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमने वाटर बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ना। स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर दिया? हमने सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होने दी, पहली बात। हमने ऑक्सीजन की डिमांड घटा दी। तो ऐसे में कौन से जीव जंतु ज़्यादा हो जाएंगे? जो एनारोबिक कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, उनका नंबर बढ़ने लगेगा। उनको फीड करने के लिए उसी तरह के पेड़ पौधों की जातियां भी बढ़ने लगेंगी, जो उस पानी में ठहर जाए जिस पानी में ऑक्सीजन बहुत कम है, मीथेन का कंटेंट और कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ओरिजिनल वैरायटी ऑफ द मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड द वेजिटेशन रिप्लेस होकर के सेकेंडरी वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द वेजिटेशन आ जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंज कर देते हैं पूरा यूट्रोफिकेशन। इसकी वजह से आती हैं वो स्पीसीज जिन्हें हम घुसपैठिया कहते हैं, जो वहाँ की तो होती ही नहीं है, एंडेमिक नहीं है। और वो घुसपैठिया नस्लें अपने लिए पर वैसा ही ना माहौल बनाएंगी सुखनिदान, घुसपैठिया वही करते हैं। तो ऐसी घुसपैठिया स्पीसीज को हम इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं, जिनको वहाँ का एनवायरनमेंट समझ नहीं रहा, जो वहाँ के नॉर्मल खेती बाड़ी के प्रोसीजर के थ्रू ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजर उन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल जीव जंतु उन्हें मार नहीं पा रहे हैं। और ऐसी ही वीड, इस तरह की वीड खरपत से जूझ रहा है पूरा विश्व। किन इलाकों में? जिन इलाकों में यूट्रोफिकेशन हुई है। और इन वीडों में से एक वीड है एजोला वीड। याद रखें, साइंटिस्टों ने प्रयास करके इसको बड़े पैमाने पर फॉडर में कन्वर्ट कर दिया। ये एक बहुत अच्छी फॉडर के तौर पे आज जानी जा रही है। एजोला सीड भी मिलते हैं, एजोला वीड भी मिलती है। ओके, लेकिन ये एक तरह की यूट्रोफिकेशन के दंश से पैदा हुई एक वीड है, जिसे हम इन्वेसिव स्पीसीज के तौर पर जानते हैं। ओके, एजोला वीड के ऊपर क्वेश्चन आया तो सन्ना ना जाना, समझा देना। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऐसा ही नहीं है केवल कि एजोला वीड है, कई तरह की और वीड है। इन सबको कंप्लाइंट में हम कहते हैं हयासिंथ। तो हयासिंथ वीड आपको देखने को मिलती हैं। ये नॉर्मल जीव जंतुओं की जान निकाल के उनके बदन को सामने सूखने डाल देती हैं और उन्हें मार देती हैं और खुद जिंदा रहती है। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि हयासिंथ वीड क्या क्रिएट होते हैं? शहर होते कि नहीं होते हैं? जोर से बोलो। यस सर, वेरी गुड। तो ये हमने बातें देखी, सारा कंसेप्ट हमने यूट्रोफिकेशन का समझा। अब मुद्दे की बात यह है कि यह कि आज की कहानी है। अरे बिल्कुल नहीं। अमेरिका जानती हो? अमेरिका कॉन्टिनेंट है बेटा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं। और उसमें एक कंट्री और जुड़ रही, कनाडा। तो कनाडा अमेरिका जुड़ करके, यूएस से जुड़ करके ग्रेट लेक का इलाका बनाते हैं। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक इरी, इस तरह की वहाँ के लेक हैं। इनमें से सबसे शैलो लेक है लेक इरी। और एक ज़माना था 1980 ऑनवर्ड,
ये लेक का पानी पूरी तरह से यूट्रोफिकेशन होने लगा था, हाहाकार मच गया था, क्योंकि लोगों की जीवनदायिनी ये लेक है। कनाडा और यूएसए का अगर जीवन है तो इस लेक पे है, ट्रांसपोर्टेशन है तो इस लेक पे है। आगे जाकर के एक सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और वो इन्हीं लेक से होकर के गुजर जाती है, तो व्यापार भी यहीं से हुआ करता था। इसी लेक के अराउंड ताही आबादी भी बहुत है, क्योंकि वेदर को बहुत मॉडरेट करके रखती है। जब पूरे इलाकों में बर्फ़ें जमती हैं, ये इलाका बचा रहता है। ताही टोरंटो है, चाहे कुछ भी है, इन लेक्स के इलाके में ही है। ऐसे में इन लेक्स में जब यूट्रोफिकेशन होने लगी तो पता लगाया क्या होने लगा। पता लगा कि एक खास चीज़ है जो बहुत नुकसान पहुंचा रही है। वो क्या है? फॉस्फेट। 1980-90 के उनके एक्सपेरिमेंट, 2019 का भारत, कहानी आज सिमिलर है, लेकिन दंश ज़्यादा बढ़ा है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि वो लेक्स थी, हमारी पॉन्ड हैं, हमारे तालाब तलैयाँ हैं, हमारी नदियाँ हैं, वो एक जगह पे थी। हमारे 2.5 लाख अगर देखें अलग अलग गांव, ये वहाँ फैली हुई है। ये बड़ी बात है, इसको टारगेट करना इजी नहीं है। चलिए अब उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझते हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर डिटर्जेंट और सोप में क्या यूज़ होता है साहब? फॉस्फेट। क्या यूज़ होता है? फॉस्फेट। जितने भी डिटर्जेंट में कपड़े धोती हो वॉशिंग मशीन में, उसमें सभी में क्या है? फॉस्फेट। शहरीकरण बढ़ जाने की वजह से वॉशिंग मशीनें आ गई, उसके आ जाने की वजह से हमने तेज़ी से डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने पर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर करके हमने कपड़े धोने शुरू कर दिए। क्यों डाला जाता होगा? फॉस्फेट कंपनी क्यों डालती है इसको? क्या रीज़न क्या है? कारण ये है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कर देता है। आपसे MCQ आ जाए, अकेला फॉस्फेट पे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कैसे कर देता होगा? उसका क्या तरीका होगा? चक्कर की कोई बात नहीं। देखो, पानी में लाइम रहता है, लाइम घुला रहता है। वाटर में क्या रहता है शहर? लाइम। लाइम जानती हो ना, कैल्शियम वाला, वही होता है ये। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का पहाड़ा मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो तो, लाइम स्टोन। तो पानी में लाइम रहता है। अब जैसे ही हम उसमें फॉस्फेट डालते हैं, वो कैल्शियम के साथ जाकर के बॉन्डिंग करता है, इसकी वजह से पानी को सॉफ्ट कर देता है। और इसकी वजह से जानती होता क्या है? कपड़े के ऊपर लाइम जमता नहीं, और लाइम जमने से ही तो वो सफ़ेद लाइनें और सफ़ेद धब्बे बनते थे ना कपड़ों पे, सफ़ेद अजीब सा बादल, जैसे लस्सी का गिलास गिरा हो पिछले दिन, उसके छींटे छूट जाते थे, बिल्कुल वैसा वो नहीं होता डिटर्जेंट में, क्योंकि उसमें फॉस्फेट है। और दूसरा कारण, पानी की अल्कलिनिटी को बढ़ाता है फॉस्फेट। जब पानी की अल्कलिनिटी बढ़ जाती है तो सरफेक्टेंट उसमें टिके रहते हैं। मतलब जो मिट्टी के कण है, सेडिमेंट, वो जब कपड़े से निकाल के पानी में जाएंगे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वापस कपड़े में आ जाएं, क्योंकि अल्कलिनिटी बढ़ा दी है फॉस्फेट ने। सरफेक्टेंट वहीं के वहीं ट्रैप हो गए हैं। इसकी वजह से एक बार सेडिमेंट जो रिलीज़ होता है कपड़ों से, वापस कपड़े में नहीं आता। तो आपने कभी सोचा नहीं कि जब हमने पानी में कपड़ा डाला तो जो सेडिमेंट निकला है वो वापस ले भी तो सकता है कपड़ा, क्यों नहीं लेता? डिटर्जेंट के माध्यम से। आई बात समझ में? डिटर्जेंट में फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ऐसे काम करता है। इंडस्ट्री कहती है हम इसे छोड़ नहीं सकते। कैसे छोड़ दें? लोगों को साफ चमकते कपड़े चाहिए। अगर हम डिटर्जेंट में फॉस्फेट ना डालें तो जहाज ही नहीं करता, कोई काम ही नहीं करता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तेल लगे हाथों से साबुन से कभी हाथ धोना, साबुन कुछ कर ही नहीं रहा होता, ऐसा लगता है ये क्या हो गया। फिर हम 1-2 बार धोते हैं तो फिर मामला बनता है। ये बिल्कुल वैसी कहानी। ओके, तो फॉस्फेट बड़े पैमाने पर यूज़ हो रहा है, और ये फॉस्फेट ही तो है जो दीवानगी पैदा कर रहा है अलगे के अंदर जा करके। इस समय अगर लेक, झील और उन समय की ग्रेट लेक्स को और आज की भारत की नदियाँ, झील, झरने, पहाड़, इनको किसने नाश कर रखा है? फॉस्फेट। और फॉस्फेट को कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? मेनली डिटर्जेंट। तो मतलब ये कहाँ से आ रहा है? मेनली डोमेस्टिक। तो मतलब कौन कौन से सोर्स हो गए? पहले एग्रीकल्चर बताया था और डोमेस्टिक भी हो गया। चलो अब इंडस्ट्री पे भी आते हैं। तो अब हमें समझने हैं कि इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं। ओके, एग्रीकल्चर से मिला, डोमेस्टिक मिला, और अब देखते हैं कहाँ से मिलता है। देखो, मुद्दे की बात ये आ जाती है कि जब भी आप बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की, तो मेन कंसेप्ट उसमें यह है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हो रही है। जब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट के कोई सोर्सेज भी होंगे अनमोल। तो जब सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज में 3 सोर्सेज बड़े बड़े हैं। सबसे पहला सोर्स है इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो आप प्रोवाइड करते हैं, उनमें बड़ी मात्रा में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो जाकर के सीधा पानी में जाकर के खिलखिला देते हैं अलगे को। उसके बाद एग्रीकल्चर, और उसके बाद है डोमेस्टिक। जब मैं डोमेस्टिक की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ सीवेज। तो सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, बरसात का पानी जो खेतों से बह बह करके निकलता है, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हम ये समझेंगे तभी हम इनको ठीक करने का तरीका भी जानेंगे। अब हुआ क्या?
सबसे बड़ा घातक परिणाम जो हम देख रहे हैं इस समय फॉस्फेट है, और फॉस्फेट मेनली डिटर्जेंट से निकल रहा है। ऐसा नहीं है डिटर्जेंट से ही निकलता है और भी एरिया से, तो डिटर्जेंट से कंट्रीब्यूट हो रहा है। जब ये कनाडा अमेरिका में हुआ तो नेचुरली कौन खड़े हो जाएंगे? वो लोग जो डिटर्जेंट और साबुनों में ये डाल रहे थे, वो खड़े हो गए कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारे अलग एरिया से फॉस्फेट आ रहा है, साबुन और डिटर्जेंट की वजह से ये नहीं हो रहा है। सरकारें जिद्दी थी, कहते ठीक है तुम थोड़े दिन बोल लो, करेंगे तो हम वही जो देश हित में है। किसी ना किसी तरह का सरकारों ने नियम बनाए, उन्हें मनाया और वो मान भी गए। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बनाई, स्ट्रिक्ट अल्टरनेटिव ढूंढे गए, कई तरह के और मिनरल्स की बात की गई कि इनको डालो साबुन में, डिटर्जेंट में, और सुपरवाइजर और ऑब्जर्वेटरी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग किया गया। लोगों को बहुत स्ट्रांगली अवेयर किया गया कि आप लगातार अपनी लेक्स का ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे कि जरा भी हरी होने लगी तो हमें इन्फॉर्म करेंगे और किसी को ऐसे दूषित करने नहीं देंगे। लोग अवेयर थे, एजुकेटेड थे, वो 1 सेकंड में इन्फॉर्म करते थे कि हमें लग रहा है कुछ हो रहा है। सरकार चौकस थी, वो 1 मिनट में अफसर भेजती थी और उसी समय चेकिंग करा ली जाती थी अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा कर रही है। तो कुल मिलाकर के भारी सफलता मिली अमेरिका को, और अमेरिका कनाडा सफल हुआ लेक्स पूर्ण रूप से मुक्त कर दी गई यूट्रोफिकेशन से, क्योंकि उसी लेक पे उनका जीवन खड़ा था, लाइफलाइन थी वो वहाँ की। समस्या आगे बढ़ी और आज भारत, अमेरिका क्यों निपट पाया इस चीज़ से? सबसे पहले तो ग्रेट लेक्स का अगर एरिया देखेंगे, एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, पहली बात, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड। दूसरा, ग्रेट लेक एरिया है तो प्रोमिनेंस बहुत था, क्योंकि सिटी लाइफ सारी उसके इर्द गिर्द खड़ी थी, लाइफलाइन थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती थी। वाटर जो वहाँ पर जितने भी कोल या अदर माइनिंग प्लांट्स थे, उनको पानी वहाँ से जाता था। जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनको पानी वहाँ से जाता था। जितने भी वहाँ पर बुच्चर खाने हैं, जो भी मिक्स फार्मिंग होती है उसके रिलेटेड जो पशुओं की कटाई होती है, जो भी बुचर हाउसेज वहाँ स्लॉटर हाउसेज हैं, सारे इसके किनारे हैं, पानी सारा उनको वहाँ से जाता है। तो कुल मिलाकर के वो तो लेक्स ही बड़ी प्रोमिनेंट थी, तो वो एक जगह पर थी, जल्दी से लोग मोबिलाइज भी हो गए, सारी चीज़ें टैकल हो गई। भारत में झील और छोटे छोटे ताल तलैये कहाँ फैले हैं? गाँव में अवेयरनेस नहीं है, लोग जागरूक उतने नहीं हैं। भारत में क्या है, छोटी नदियाँ, नाले, छोटी छोटी नदियाँ और फिर बड़ी नदियाँ। तो भारत में तो ये ज़्यादा मेनेस है, क्योंकि वहाँ पर एक जगह पे बनी लेक थी, यहाँ पे तो लेक्स फैली हुई हैं चारों दिशाओं में, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में। नदियाँ एक जगह से बहती हुई ज़्यादा नुकसान, क्योंकि एक जगह से न्यूट्रिएंट लिया आई, उधर से ट्रिब्यूटरी ने भी न्यूट्रिएंट लिया आई, तीनों का न्यूट्रिएंट मिलके आगे गया, रास्ते में सारा रन ऑफ इंडस्ट्रीज सबका एफ्लुएंट लिया। तो नदी अपने ओरिजिन से अपने माउथ तक कितनी स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिएंट कैरी करके जाती होगी, कितना लोड लेके जाती होगी, जैसे न्यूट्रिएंट लोड कहते हैं, आप सोच नहीं सकते। ऐसे में ज़्यादा नकारात्मक है। झील तो खड़ी रहती है, नदी तो बहती है, जिस इलाके से बहती है उस इलाके को दूषित करती है, जिस नहर, जिस पौंड में, लेक में गिरती है, जिससे निकलती है, उसको दूषित करती है, सारे आसपास के ज़मीन खेतों को दूषित करती है। ये बड़ी बात है, इसको कंट्रोल करना था। तो ऐसे में ऐसे देश भारत के लिए, जहाँ पे इतने सारे गांव हैं, इतने सारे ताल तलैया हैं, पौंड है, लेक हैं, आप कोई सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपना नहीं सकते थे कि आप भाई कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक जगह पर लगा दे तो काम हो जाएगा। ये तो डिसेंट्रलाइज मैनर में ही होगा। सबसे पहला है लोगों को अवेयर करना है, लोगों को गांव स्तर पर जागरूक करना है, शहरों के स्तर पर जागरूक करना है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये नहीं वेट कर सकते कि एक बार हमारी वाटर बॉडीज़ कंटेमिनेट हो जाए तो फिर हम उन्हें ट्रीट करेंगे। हमें कंटेमिनेशन के सोर्स को रोकना होगा, तब यही एक तरीका है, उसको रोकेंगे तभी बात बनेगी। इसमें फिर पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज आपको पता है। पॉइंट सोर्सेज वो कि एग्जाम पाइप के द्वारा कितना पड़ रहा है, तो मतलब इंडस्ट्रीज़ का एफ्लुएंट, और नॉन पॉइंट इंडस्ट्री और सीवेज। नॉन पॉइंट सोर्सेज में वही है कि बरसात के माध्यम से कितना खेतों से बह करके खुले में आ रहा है, तो उसको देखना जरूरी। 2 वे में डिवाइड किया गया और इसको लेकर के काम हुआ। सरकार ने भारी प्रयास, सरकार को एक्टिविस्टों ने भारी प्रयास करने के लिए कहा कि आप फॉस्फेट बंद कराइए, लेकिन भारत में भी वही कहानी, डिटर्जेंट और सोप इंडस्ट्रीज खड़ी हैं झंडा लेकर के कि ऐसा कुछ नहीं होता, फॉस्फेट की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार उनके सामने स्टडीज़ रखने में माकूल नहीं हो पा रही, सिद्ध नहीं कर पा रही। उन्होंने कई स्टडीज़ रख दी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉस्फेट की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह कशमकश चल रही है। सच तो यही है, यूट्रोफिकेशन होता है। ऐसे में सरकार को कई तरह के ऑप्शन ढूंढने होंगे। जियोलिटा एक मिनरल है, वो रिप्लेस कर सकता है फॉस्फेट को। कौन सा? जियोलिटा, ZEULITA, वो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज एनवायरनमेंट पे अभी इसकी पूरी स्टडीज़ नहीं है। वो क्या क्या नुकसान करेगा ये पता नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन तो अपने पास है।
तो सबसे पहले फॉस्फेट का अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। इंडस्ट्रीज एकदम से उसे रिप्लेस नहीं कर सकती, तो कैसे रिप्लेस कराना होगा? अगर इंडस्ट्री 5% यूज़ कर रही है फॉस्फेट किसी डिटर्जेंट या सोप में, तो उनको कहना होगा कि मतलब पहले मान लीजिए 25-30% यूज़ कर रही है, तो उनके लिए एक डेडलाइन रखनी होगी कि सन 2000, जैसे जबकि ये बातें हो रही हैं कि सन 2011 से 15 के बीच में आप 5% पे आएंगे, फिर 2020 से 25 के बीच में आप 0.5% पे आएंगे। तो ग्रेजुअली वो रिप्लेस होंगी, उन्हें अपनी मशीनें चेंज करने का, टेक्निक्स चेंज करने का, प्लांट की नए वे में सेटिंग करने का और नई स्किल डेवलप करने का भी मौका मिलेगा, तो फिर काम चल जाएगा, वरना नुकसान होगा। इस वे में ये सारा काम किया जाएगा। मुद्दे की कहानी कहाँ से आ जाती है, कैसे हम यूट्रोफिकेशन को ठीक कर सकते हैं, और ये कितना बड़ा मेनेस बना हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है। मैंने आपको सीधा बताया ग्रीन हाउस गैस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सारी चीज़ों को नुकसान कर रहा है, तो इसके सामाजिक असर क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। सामाजिक क्या होते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक ही पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहर पॉन्ड पे, लेक पे डिपेंड कौन करता है बेटा? पॉन्ड और लेक पे डिपेंड करता है वो जो विलेजर्स हैं, उनमें भी कौन डिपेंड कर रहा है कि वो जो पुअर हैं, जो वीकर सेक्शन है, जो सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनका पानी का सोर्स जब यूट्रोफिकेशन में हो जाएगा कन्वर्ट, तो इतनी मछलियाँ मर रही हैं, क्या वह पानी पीने लायक रहेगा? तो हाई लेवल पर उसमें ऑर्डर होता है, स्मेल जिसे हम कहते हैं, बड़े पैमाने पर उसका कलर चेंज हुआ होता है, कई बार कलर रेड हुआ होता है, कई बार कलर ग्रीन हुआ होता है। स्मेल उसकी कई तरह की है, कई बार अर्थ स्मेल आती है, कई बार अर्थ मिट्टी की स्मेल जैसी आती है, कई बार आप हैरान हो जाओगे मेलन की, वाटरमेलन की स्मेल आने लग जाती है, कई बार पंजेंट स्मेल आने लग जाती है, कई बार मरी हुई रोटन फिश की स्मेल आने लग जाती है। तो मरी मछली की जैसी, पंजेंट जैसी, मेलन जैसी, अर्थ जैसी, जिस तरह का एल्गे बना होता है उस तरह की स्मेलें आती हैं उसमें से, वैसा ही रंग होता है। जानवर मर गए, पानी विषैला हो गया है, और सबसे बड़ी बात, कुछ एल्गे भी पॉइजनस होते हैं, कुछ एल्गे भी पॉइजनस होते हैं, तो वो पॉइजनस कर देते हैं उनको, उस पानी को पी करके। सबसे ज़्यादा बीमार कौन होंगे? वही जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर थे। बीमार होने की वजह से उनके मैन डेज लॉस होंगे ना, काम पे नहीं जाएंगे, उनकी आमदनी लॉस होगी, इनकम कहते हैं, आमदनी को इनकम कहते हैं। आमदनी लॉस होगी, बोलो होगी, 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 बोलो होगी, होगी, आमदनी भी लॉस होगी। इसकी वजह से बीमारी उल्टा हो गई, तुमको मेडिकल का खर्चा करना है, बोलो करना है, उनको मेडिकल का खर्चा करना है। अब एक तरफ मैन डेज लॉस हो रहे हैं, दूसरी तरफ दिहाड़ी नहीं लग रही, पैसा नहीं आ रहा, ऊपर से काम बीमार पड़ गए हैं, उसकी वजह से खर्च दवा लेनी है, तो धीरे 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 पेरेनियली बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि डेट के साइकिल में आ जाएंगे, कर्जे के साइकिल में आ जाएंगे। कौन से साइकिल में आ जाएंगे? कर्जे वाले साइकिल में आ जाएंगे। ओके, इस तरह से उनको प्रभावित करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, गरीब क्या करेगा बताओ मुझे? गरीब तो यही करेगा कि वो जो तालाब है आसपास का, उस एरिया में अगर किसी तरह से मछली पालन हो जाए, तो एक तो उसके न्यूट्रिशन का सोर्स होता है वो। अगर प्रोटीन की बात करें तो गरीब का प्रोटीन, गरीब की थाली में प्रोटीन दालें नहीं, फिश और बाकी चीज़ें पहुंचाती हैं। तो पहला तो न्यूट्रिशन का सोर्स गया, तो बॉडी वीक, बीमारियों के लिए वल्नरेबल हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आमदनी का हिस्सा जरिया मर जाएगा। कोई मछली पालन के थ्रू इनकम करता था, इसकी वजह से ऑक्यूपेशन का लूज़ होगा, और ऑक्यूपेशन का लॉस होगा तो नेचुरली फिर उसकी प्रोडक्टिविटी और बाकी चीज़ें हार्म होंगी, तो फिर बीमार, फिर पाल पोषण नहीं, फिर बच्चों की पढ़ाई नहीं, फिर न्यू इनोवेशंस नहीं, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं, तो कोई ग्रोथ भी नहीं, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल, खड़ा रह जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात। तो इस तरह से सोसाइटी, इकोनॉमी तो बहुत भारी पैमाने पर प्रभावित होते हैं। उन एरियाज़ में उन लोगों को लोग लड़कियां नहीं देते हैं, वहाँ के लड़के नहीं लेते, शादियाँ नहीं कराते, कि यहाँ पे बीमारियाँ बहुत रहती हैं, यहाँ पर पानी गंदा रहता है, पानी बर्बाद रहता है, जीव जंतु जो है वो पूरी तरह से मरे रहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कहानी है। तो सामाजिक असर इसमें भी पड़ता है, और फिर जो लोग बीमार होने लग जाते हैं उनको तो यहाँ तक सहना पड़ता है कि उन्हें एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है, यानी कि तड़ीपार कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और कई तरह की बीमारियां आप यहाँ से लेते हैं। फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ही रैम्पेंट रहते हैं, और फूड पॉइजनिंग बहुत कमज़ोर करती है आपको भीतर से। ये सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो उन लोगों को प्रभावित करता है वो क्या है? देखिए, ये एक लेक या पॉन्ड हुआ करता था, और लेक और पॉन्ड की एक खासियत होती है कि वो ग्राउंड वाटर टेबल को रेज करता है, पहली बात। दूसरी बात, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करता है। पहले तो पानी को खींचता है, तो जल स्तर को ऊपर उठाता है, दूसरा उसको रिचार्ज भी करता है। फिर सारे एरिया से जो रन ऑफ था बारिश का, उसे एक जगह पे सहेज के भी रखता है, उसे फ्री फ्लो होने नहीं देता समुद्र में,
तो वाटर कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंट रोल करता है। ऐसे में जब वो वाटर बॉडी ही एंड हो जाएगी ड्यू टू द यूट्रोफिकेशन, तो फिर सीधे सीधे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। पहली बात, ग्राउंड वाटर लेवल रेज नहीं होगा, तो ग्राउंड वाटर यानी कि हैंडपंप के माध्यम से भी जो पानी मिलता था वो नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। दूसरी बड़ी बात, जब इतने बड़े लेवल पर वो पॉन्ड और लेक कंटेमिनेट हो गई है और अब उसमें बारिश का पानी आया है, फर्दर लीचिंग होगी और लीचिंग प्रोसेस में पानी के साथ घुल करके वो सारा पॉइजन भी ग्राउंड के अंदर जाएगा, एक्वेफर्स कंटेमिनेट होने लग जाएंगे, तो ग्राउंड वाटर वैसे कंटेमिनेट होगा, तो वहाँ का पानी दूषित हो जाएगा, ग्राउंड वाटर। ये एक दूसरी बात, नुकसान की बात। तो पानी का जरिया कम हो गया, सरफेस वाटर तो खत्म ही हो गया, पॉन्ड चली गई, अब सारा प्रेशर आना था ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर जो है वो पहले रिड्यूस हो गया क्योंकि रिचार्ज कैपेसिटी गई, और दूसरा एक्सेस एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तीसरा कंटेमिनेट हो गया, नुकसान हो गया, यहाँ से भी बीमारियाँ इनके अंदर फैल गई। अगला, कई तरह की इन्वेसिव स्पीसीज आती हैं, कई तरह की वीड होंगी, कई तरह के पौधे उगेंगे, उन पर आकर के वैसे ही मक्खियाँ, वैसे ही तितलियाँ, वैसे ही भंवरे बैठेंगे, वो वहाँ से वैसे ही बीज लेकर के जाएंगे, आसपास की फसल में वैसे ही पॉलिनेशन करेंगे, और बड़े लेवल पर पूरे खेतों में वो वीड फैलेगी, पूरे खेतों में वो बीज फैलेगा, वो खरपत फैल जाएगा। ऐसे में फसलों की बर्बादी होगी, क्योंकि एक बार इन्वेसिव स्पीसीज आ जाएं तो जो हम स्पीसीज लगाते हैं फसलों की, उन्हें बाहरी स्पीसीज से लड़ने की पता नहीं है, अदा नहीं आती, क्योंकि वो सर्दियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है किसी के अंदर, तो वो तो जानते ही नहीं कि ये कौन सी एलियन स्पीसीज आ गई। एलियन स्पीसीज का जन्म ही बहुत दुर्गम परिस्थितियों में हुआ है, वो बहुत ताकतवर हैं, जन्मी ही उस मार्च से हैं, वो खा जाएंगी फसलों को, क्योंकि फसलें हाई यील्डिंग वैरायटी की हैं हमारी, पेस्ट रेजिस्टेंस रुकी हुई है उनकी, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वो है नहीं, तो उनको घप करके खा जाएंगी। इसकी वजह से खेती बाड़ी का नुकसान होगा, प्रोडक्शन का नुकसान होगा। ये एक बहुत बड़ा मीनेस है, सोसाइटी और इकोनॉमी गांव की इससे नष्ट हो जाएगी। तो रूरल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा लॉस होता है इससे। नदियाँ बहुत बड़ा जरिया है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर इस लेवल पर आपके सामने ये सारा का सारा रीजन पूरी तरह से ग्रीन कवर से कवर्ड होगा, आप नेविगेट नहीं कर सकते। नेविगेशन हार्म होगा तो ट्रांसपोर्टेशन हार्म हो जाएगा। गरीब आदमी की सवारी कहते हैं नेविगेशन को, पानी वाली, वो नुकसान हो जाएगी। दूसरा, नदियाँ मेन जरिया है नहरों का, नहरें मेन जरिया है खेतों की सिंचाई का, इरिगेशन का। उन नदियाँ जो कि ऑलरेडी हैवी न्यूट्रिएंट लोड से लदी पड़ी हैं, उनके माध्यम से जब वो नहरों के माध्यम से खेतों में जाएगा वो पानी, वो खेतों का नुकसान करेगा बड़े लेवल पर, खेती बाड़ी का नुकसान करेगा हाई लेवल पर। और इतना न्यूट्रिएंट वाला पानी जब वो वहाँ पर जाकर खड़ा रहेगा, वो फिर लीचिन होकर के जब वहाँ की ग्राउंड वाटर के अंदर जाएगा, उसको भी दूषित करेगा, मिट्टी को भी बर्बाद करेगा। जीव जंतु जो मित्र कीड़े वहाँ पर रहते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज और बाकी चीज़ें, वो सब भी बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये एक नुकसान है। बहुत बड़ा भारत का इलाका इन नदियों के इर्द गिर्द पानी पे टिका हुआ है, पानी यहाँ से पीता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए नुकसान, कपड़े धोने के लिए नुकसान। और इस पानी से अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेस बनाते हैं, कोई फूड आइटम क्रिएट करते हैं, वो सारी कंटेमिनेट होगी। पानी कहाँ से आएगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। जितनी तेज़ी से आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर सारी बॉडीज़ का यूट्रोफिकेशन होता चला जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली जैम है, सॉस है, शरबत है, कहाँ से बनाते हो? पानी से। सारा पेपर बनाता है, गत्ता बनता है, सारे काम जितने होते हैं पानी से। पानी तो आप खत्म करते चले जा रहे हैं यूट्रिफिकेशन से। भारत जैसा देश पूरा खत्म हो जाएगा, ये बड़ी बात है। इसकी वजह से आपको बहुत सारे इसके परिणाम झेलने को मिलेंगे। ग्रीन हाउस गैस हुई वो अलग से, साइंटिस्टों ने कुछ नई बातें देखी है और वो बहुत गजब। वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कह रहे हैं कि यूट्रोफिकेशन बढ़ रहा है।